Good morning everybody. Welcome back to Maths online class. I am your maths teacher Mr. C.P. Barrett, and today this is the lecture for the class 10. You can see, and the chapter that we are considering here, that is none other than height and distance. Okay, and this is the chapter number 8. Actually we have reached on the chapter number 8, height and distance, and we are doing so many practice exercises which are based upon the height and distance. Means this is the application of trigonometry. In the same series we have solved so many questions, and right now you can see on the board what is the sequence number here for the question. That is the question number 15. You can see question number 15 has been written here by me on the board, and you will see first again same strategies we have to apply. What is the strategy here? First I will read the question and I will translate you to Hindi also, क्योंकि हिंदी में ही बात समझ में आएगी. And after that we will draw the diagram and how. एक चीज हमेशा याद रखिए, डायग्राम ड्रॉ करना ही सब आर्ट है. जिस बच्चे ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया करेक्ट, he can solve the question. तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन. पहले मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही काम होता है. अब मैं आपको एक एक चीजें बहुत स्टार्टिंग लेवल से समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और समझना, और यही स्ट्रेटजीज आपको एवरी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करनी है. राइट नाउ सी क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अ टावर एंड बिल्डिंग. आधा आधा पढ़ा करो, ठीक है, कभी भी पूरा सेंटेंस मत रीड किया करो. आधा आधा पढ़ा करो, फिर सोचा करो, फिर पढ़ा करो, फिर इमेजिन किया करो, फिर ड्रॉ किया करो. हो सकता है आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, डायग्राम 2 बार भी गाड़ना पड़े, 3 बार भी गाड़ना पड़े, दैट इज नॉट द मैटर, लेकिन आप परफेक्ट हो जाओगे. ठीक है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड. अपोजिट साइड में है मतलब अगर टावर लेफ्ट में है तो राइट में क्या होगा? बिल्डिंग. एक टावर, एक बिल्डिंग, अपोजिट साइड ऑफ द रोड्स आर सिचुएटेड, मतलब स्थित हैं. क्लियर है बात? रोड के 2 अपोजिट साइड पे टावर और बिल्डिंग हैं. तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया. एक मैंने लिख दिया टावर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एक्चुअल में, एक तरफ लिखना है टावर, तो एक तरफ टावर का डायग्राम बन गया, दूसरी तरफ अपन ने बिल्डिंग ले लिया. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ते हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है, मतलब हम लोग टॉप पे जाएंगे और नीचे की किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इमेजिन करो. कहां से भैया? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. टॉप ऑफ द टावर मतलब टावर के टॉप पे खड़े होना है. आप अपने आप को इमेजिन करो कि एक रोड है, एक तरफ टावर, एक तरफ बिल्डिंग. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस के लिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर हम लोगों को टावर के टॉप पे जाना पड़ेगा. ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप टावर के टॉप पे खड़े हो गए. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मतलब टावर के टॉप से कहां कहां का भैया? एट द रूफ. रूफ मतलब होता है छत, ठीक है, एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग. और बिल्डिंग का बेस कहने का मतलब फाउंडेशन. मतलब टावर के टॉप पे खड़े होना है और अपने को 2 चीजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है. एक तो रूफ, छत. किसका छत? बिल्डिंग का. बिल्डिंग कहां है? बिल्डिंग तो अपोजिट साइड पे है ना. सो आप टावर के टॉप पे खड़े हो गए, आप ऊंचाई पे हो, और वहां से आप रूफ मतलब छत को भी देख सकते हो. किसके छत को? बिल्डिंग के छत को. और वहां से आप बेस ऑफ द बिल्डिंग को भी देख सकते हो. तो दोनों चीजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. कितना कितना? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान देना. रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में पहले बात की गई है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले दिया जाएगा, जिसके बारे में बाद में बात की गई है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में दिया जाएगा. पहले उसने रूफ के बारे में बात करी थी, तो रूफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले लिखा होगा 45 डिग्री. तो देखो मैंने क्या किया बेटा, ये ए जो है वो अपना टॉप ऑफ द टावर है, वहां से मैंने पहले इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर किया है. इसको समझ लो हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जैसे मैंने टॉप के टावर से मतलब टॉप पॉइंट जो है ए, वहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया. अब वहां से आप कंसीडर करिए रूफ को. देखिए तो रूफ के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री. मैंने 45 डिग्री ऊपर बना रखा है. उसके बाद मैंने देखा बेस को. बेस किस पॉइंट पे है बेटा? व्हाट इज द बेस ऑफ द बिल्डिंग हियर? डी पॉइंट. सी तो रूफ वाला पॉइंट हो गया एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग हो गया डी पॉइंट.
डी वाले पॉइंट के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म किया है। अब बात क्या होती है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस होता है तो एक लॉजिक रूल में आता है। कौन सा लॉजिक लगाते हैं हम? लॉजिक ये लगाते हैं कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हमेशा ग्राउंड के क्या होती है बेटा, पैरेलल, और इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल कट करे तो जो अंदर के साइड के अपोजिट साइड के दो अपोजिट साइड के जो एंगल्स होते हैं जो अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री। अब मैंने क्या कर लिया था, मैंने इस वाले पॉइंट को मिला दिया, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग है तो इस वाले लाइन से अपन ने इसको मैच किया EC, तो अपने को ये पता चलता है बेटा कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, BDCE एक रेक्टेंगल है, मतलब आमने सामने के साइड्स क्या होंगी, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो हमको ये पता चलता है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। तो ये अपने को समझ में आ गया, ये 45 डिग्री हो गया। इसी तरीके से आप सोचिए अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है बेस के लिए, तो अगर ये 60 डिग्री फॉर्म हुआ तो नीचे भी ग्राउंड में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 60 डिग्री का। अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यहां तक बात कंप्लीट होती है। अब उस रेक्टेंगल वाले पॉइंट पे आ जाइए कि BDCE एक रेक्टेंगल बनता है, क्योंकि इस लाइन को मैं मैच कर सकता हूं। अब समझना, उसने बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आप आगे पढ़ेंगे। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 मीटर, तो अगर ये बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर है तो आमने सामने के साइड को क्या होना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स को ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 12। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा है बट यहाँ पे 12 समझ लो। और ये क्या है बेटा, बिल्डिंग। ये बाकी की चीजें मैं अभी रब कर दूंगा, आपको समझाने के पर्पस से मैंने लिख रखा है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। अगर ये बिल्डिंग का ये 12 सीधा है तो ये भी सामने वाला क्या हो जाएगा, 12। इसी तरीके से इसको मैंने, ये क्या था, रोड है, रोड की चौड़ाई है, एक्चुअल में यही तो रोड है। BD क्या है बेटा, रोड। इसको सपोज कर लिया x, तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा, x। अब यहां से बात अपन क्लियर करते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको ये हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है, जो है AB। इसको मैंने एज्यूम कर रखा है h। अब इधर आओ, मैंने क्या लिखा, सपोज। सॉल्यूशन यहां से देखना, सॉल्यूशन यहां से देखना। अब बाकी चीजों को अपन रफ कर देते हैं, क्योंकि अपन समझ चुके हैं क्या रूफ है, क्या बेस है, क्या रोड है, ये सब रफ हो गए, फिगर क्लियर हो गया। अब देखना बेटा, सपोज द टावर, टावर की जो हाइट है AB, उसको हम लोगों ने एज्यूम किया h मीटर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। CD इक्वल टू BE, मैंने आपको बता रखा है कि ये BDCE मिलाने के बाद ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, तो अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ये जो CD होगा दैट इज इक्वल टू BE। और अपने को मालूम है CD एक्चुअल में है क्या, बिल्डिंग, तो 12, इसलिए इसको लिखा गया है CD इक्वल टू BE इक्वल टू 12, दैट इज द बिल्डिंग हाइट। आगे मैंने एक और चीज लिखी है, ये BD जो है ना, रोड, रोड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रोड, BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE, और इसको मैंने सपोज कर लिया x, मान लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करना है और किसी भी तरीके से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर टू यू? अब राइट नाउ सी, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, फिगर बहुत ध्यान से देखते रहना। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, ACE, ACE। राइट नाउ सी, यहां पे मुझे tan लेना है। व्हाट इज द tan थीटा हियर, 45। व्हाट इज द tan थीटा हियर, 45, क्योंकि ये 45 डिग्री कहां पे फॉर्म हुआ था, रूफ पे, छत पे, और बेस पे क्या फॉर्म हुआ था, 60 डिग्री। आप बोलेंगे 45 के ऊपर बना था, यहाँ पे कैसे बन गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इसी तरीके से तो बनते हैं, ये और ये, इसी तरीके की सिचुएशन ही है, ठीक है। tan 45 बेसिक हो गए, tan 45 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 45 के सामने वाला AE, 45 के सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो आपका परपेंडिकुलर कंसीडर होगा AE अपॉन बेस। देखो बेटा, बेस बनता है EC,
क्लियर है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। AE मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या मैं AE को लिख सकता हूं h-12? बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि चलो मैं थोड़ा समझा के लिखता हूं। AE एक्चुअल में क्या है बेटा? AE को लिखा जा सकता है AB माइनस BE। ये बात तो क्लियर है? AE को आप लिख सकते हो, फिगर देखना, AB माइनस BE। अब यहां से EC अपॉन EC है ना, अपॉन EC को मैं लिख सकता हूं x, ठीक है? EC को अपन ने x मान लिया। देखो अब 1 इज इक्वल टू AB को अपन ने मान रखा है h माइनस BE क्या है बेटा? बिल्डिंग के सामने वाला सिरा, मतलब दैट इज इक्वल टू 12। सो मैं इसकी जगह पे लिख सकता था, एक्चुअल में AE को लिखा जा सकता है AB माइनस BE, और फाइनली ये कन्वर्ट हो गया h माइनस 12 के रूप में, और नीचे आता है x। यहां से अपने को इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू h माइनस 12। ये तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में ये अप्लाई करना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये वाला लेना है अपने को, ABD। पता कैसे चलता है बेटा? क्योंकि ये तो 90 डिग्री ही है ना, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अगले वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लूंगा मैं ABD, जिसमें ये 60 डिग्री यहाँ पे D पे फॉर्म हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं ABD। ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या लिखा? tan लिखा। फिर क्यों? क्योंकि अपने को हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में रिलेशन बनाने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? tan 60 इज इक्वल टू अगेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? आप ध्यान से देखो, 60 के सामने ABD ट्रायंगल, 60 के सामने वाला अपोजिट साइड होगा AB यहां पे बनेगा परपेंडिकुलर, अपॉन बेस बनेगा बेटा BD। ध्यान से देखिए, बेस हमेशा एडजेसेंट साइड होता है। tan 60 की वैल्यू मुझे मालूम है, दैट इज इक्वल टू √3। AB को मैंने मान रखा है h, BD को हमने मान रखा है x। जो चीज दिया है लिख दिया। अब मुझे देखो यहाँ पे x की वैल्यू आई है, तो इसको भी मैं x के रूप में फाइंड आउट कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो x को इधर ट्रांसफर किया तो x यहाँ पहुंच गया, √3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन √3। x इज इक्वल टू h अपॉन √3। इसको लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लिया करो। देखो x इनटू √3 इक्वल टू h, तो x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √3। अब ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखो, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे देखना, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी ऑन द बोर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप ध्यान से देखिए तो आपको नजर क्या आ रहा है? आपको नजर आ रहा होगा x इज इक्वल टू h माइनस 12 लिखा है, और यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू h अपॉन √3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं इन फॉर्म ऑफ x एंड x, सो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड शुड बी आल्सो इक्वल टू ईच अदर, सो आई कैन राइट डाउन हियर h माइनस 12 इज इक्वल टू h अपॉन √3। और इस तरीके से एक h के रूप में इक्वेशन आ चुका है। बस इसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू मिल जानी है, दैट्स ऑल। तो सॉल्व करते हैं बेटा, बाकी सारी चीजें तो आपको पता है। अच्छा ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करूं? एक काम करता हूं, -12 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा +12, और ये h अपॉन √3 को उधर से इधर लाएंगे तो लिखा जाएगा h माइनस h अपॉन √3। बात सही है? इसको इधर से इधर ट्रांसफर किया, सो इट इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, and when we are transferring -12 from the left to right, so it is converted into the positive form। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, h अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया, सो आई कैन राइट डाउन h √3, या इसको अपन इस तरीके से लिखें √3h माइनस 1 into h, और आपस में डिनोमिनेटर का इंटू हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मींस दैट इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करने वाला हूं, अब आगे सॉल्व करते हैं। √3h माइनस h को तो सेम रहने दें, √3 को इधर ट्रांसफर किया, सो 12 में √3 हो गया, ठीक है? इधर डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। राइट नाउ यू कैन सी h को कॉमन लिया जा सकता है क्या? यस, h आप जैसे कॉमन लेते हैं यू विल फाइंड आउट √3 माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट। यहां से h कॉमन लिया तो √3 रिमेंड होता है, बचता है, और यहां से h कॉमन लेने के बाद 1 बचता है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आई कैन राइट डाउन 12 में √3, सो h की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h हियर? यू कैन सी h की वैल्यू निकालने के लिए मुझे √3 माइनस 1 को
राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा। सो यू कैन सी 12/3 तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, अपॉन में क्या आने वाला है बेटा, जो ट्रांसफर होकर क्या आएगा, मींस √3 - 1। बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि आंसर आ चुका है, बट नो, मैंने आपको 10 बार बोल रखा है कि जब भी आपको स्क्वायर रूट के रूप में कोई आंसर मिले और वो भी डिनोमिनेटर में मिले तो उसको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइजेशन करके आंसर लाएंगे। अब इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड पे, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रब द बोर्ड। लुक हियर, वहां से अपने इधर अपने बेटा रेशनलाइज करना होगा। h की वैल्यू क्या मिलती है, h = 12/3 एंड डिनोमिनेटर में मिला √3 - 1। क्वेश्चन करना है बेटा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट आई एम टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू विल राइट डाउन। राइट नाउ सी, रेशनलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। कुछ भी नहीं करना होता है, जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट का उसके अपोजिट का इंटू करते हैं। √3 - 1 लिखा है, सो √3 + 1 and √3 + 1 both with the numerator also with the denominator also we have to multiply, और इसी को तो रेशनलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, रेशनलाइजेशन करते क्यों बेटा, रेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि अपन जो डिनोमिनेटर है उसको स्क्वायर रूट से फ्री करें। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में जो चीज मिल रहा है उसको हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट लिखते हैं, दैट यू कैन सी 12/3 and that √3 + 1 I am writing inside the bracket. Okay, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे आप, √3 - 1 एक ब्रैकेट में एंड ऑन द अदर ब्रैकेट वी आर गेटिंग √3 + 1। सो आप ध्यान से देखें, वो a - b a + b फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, a - b a + b। रेशनलाइजेशन के केस में हमेशा यही फॉर्मूला आता है, a - b a + b मिलता क्या है, a² - b²। अब ध्यान से देखना बेटा, 12/3 को मैंने सेम रखा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, a² - b²। a² की जगह लिखेंगे √3 का स्क्वायर -b² की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर से मैं सेम रिपीट करने वाला हूँ, सेम, यू कैन सी सेम टू सेम। नीचे √3 का स्क्वायर विल गिव मी 3 एंड 1 का स्क्वायर विल गिव मी 1। 3 - 1 नीचे मिलता है, इसी से कंटिन्यू करते हैं। लुक हियर अगेन, 12/3 √3 + 1 इनसाइड द ब्रैकेट, नीचे कंसंट्रेट करना, 3 - 1 विल गिव मी 2, और इसको अच्छे से सॉल्व करो। 2 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं क्या, यस, सो इट विल गिव मी 6√3 इनसाइड द ब्रैकेट √3 + 1। अब और सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसको इंटू कर सकते हैं। सो 6√3 का इंटू √3 से किया, बारी बारी से इंटू करते हैं, और 6√3 का इंटू 1 से किया, सो वी विल गेट हियर 6√3। कुछ नहीं किया बेटा, 6√3 का बारी बारी से अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो यू कैन सी 6√3 × √3 प्लस की जगह प्लस 6√3 × 1, सो इट विल गिव मी अगेन 6√3। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, √3 और √3 बनाते हैं पेयर, पेयर बनाते ही ये अपने को दे देते हैं 3, सही बात है। और यहाँ पे मिलता है +6√3, 6 3 जा विल गिव मी 18 प्लस 6√3। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, √3 की वैल्यू उसने गिवन कर रखी है 1.732। ऐसा कभी भी केस आपको मिले कि √3 की वैल्यू उसने गिवन कर रखी है, तो आपको फाइनल आंसर जो है डेसिमल के फॉर्म में लाना होगा, और √3 की वैल्यू जो उसने स्पेसिफाई कर रखी है दैट यू हैव टू पुट हियर आल्सो। लुक, 18 तो 18 हो गया, 6√3 मतलब √3 की वैल्यू पुट करते हैं 1.732। कुछ भी नहीं करना बेटा, इनटू का केस है, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 81 19 कैरी 1, 6 7 जा 42 1 43 कैरी 4, 6 1 जा 6 + 4 10। मल्टीप्लाई बहुत ही स्ट्रांग रखिए आप अपनी। after the 3 digits I have to put point counting from the right hand side, so 1 2 3 I will put point here। ध्यान से ऐड कर लेना इसको, मैं तो डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, 18 और 12 को डायरेक्ट जोड़ दिया, 28 हो गया 0.392। तो ये आपका हो जाता है बेटा फाइनल आंसर। वेरी गुड, वेरी इजी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है फिगर ड्रॉ करना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना, फिगर ड्रॉ करना। बाकी का जो काम होता है A B C D E, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की सिचुएशन क्या थी, एक रोड है और 2 अपोजिट थिंग्स आर देयर, बिल्डिंग है एक तरफ है टावर। उसके बाद आगे क्या बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे आपको चढ़ना है और आपको 2 चीजों को ऑब्जर्व करना है। आपने फर्स्ट टाइम पे ऑब्जर्व किया था रूफ को,
सामने की साइड पे क्या है बेटा, बिल्डिंग। अपने आप को इमेजिन करिए आप, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ। क्या करना है अपन, हम लोग बिल्डिंग के रूफ को भी देख रहे हैं, बेस को भी देख रहे हैं। तो रूफ को देखा तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है 45 डिग्री, और जब अपन ने डाउन में देखा बेस को तो वहां से 60 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्रायंगल मिले, सॉल्व किया, आंसर यू कैन सी 28.392। थिंग्स आर लिटिल लेंथी, चीजें थोड़ी सी लेंथी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन फॉर यू हैव टू बी इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जब तक इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, यू नेवर सॉल्व द सेम क्वेश्चन इफ इट कम्स इन द बोर्ड एग्जाम। एग्जाम हॉल में तो आपसे सॉल्व होने से रहा, तो प्रैक्टिस फिगर की बहुत ज्यादा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाकी का पार्ट तो कैलकुलेशन का है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सी द आई एम गोइंग टू सी द टाइम। क्या एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन? एक क्वेश्चन और हो सकता है आई थिंक, चलो ट्राई करते हैं बेटा। लुक, लिटिल फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अपन थोड़ा ज्यादा ही सुनो। 60 क्वेश्चन ध्यान से देखना, फटाफट लिखते हैं। टू पोल्स, पोल्स मतलब खंबे, ऑफ द इक्वल हाइट, इक्वल हाइट के, ऑफ इक्वल हाइट, आर स्टैंडिंग, खड़े में, आर स्टैंडिंग। आगे लिखा हुआ है अपोजिट ईच अदर, अपोजिट ईच अदर मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है। बात क्लियर है? अपोजिट ईच अदर, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के हर एक तरफ, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहां तक बातें क्लियर है? इज 80 मीटर वाइड, इज 80 मीटर वाइड। अब ध्यान से सुनना, यहां तक मैं समझाता हूं। टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट, दो पोल हैं, दो खंबे हैं, इक्वल हाइट के हैं। आफ्टर दैट आर स्टैंडिंग, खड़े हुए हैं, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत। आगे ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के दोनों तरफ। इज 80 मीटर वाइड, तो ऐसे रोड की चौड़ाई दी गई है 80 मीटर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको पोल दिया गया है, पोल नहीं दिया गया है। आपको बोला गया है पोल की हाइट जरूर इक्वल है, दोनों रोड के अपोजिट साइड पे हैं, और वो जिस रोड के अपोजिट साइड पे इक्वल खड़े हुए हैं ना, उस रोड की विड्थ, चौड़ाई जो है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। ये हुआ मीनिंग। फ्रॉम अ पॉइंट, आगे बढ़ते जाना बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से, बिटवीन देम ऑन द रोड, बिटवीन देम मतलब उनके बीच में, ठीक है, बिटवीन देम ऑन द रोड, ऑन द रोड मतलब उस रोड पे, मतलब रोड के बीच में हमको जाना है, कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करना है। पॉइंट नहीं पे भी हो सकता है, दोनों पोल के बीच में रोड है, रोड पे कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, लुक हियर, the angle of elevation of the top of the poles, of the top of the poles। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स के लिए होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन से पोल के लिए कितना डिग्री लेना है। अपन अपने मन से ले लेंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अपने को कोई रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है, नो प्रॉब्लम। किसी एक पोल के लिए अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो दूसरे वाले पोल के लिए 30 डिग्री, ठीक है। अपने को डिस्टेंस के बारे में भी कोई चीजें गिवन नहीं है, किसी भी पॉइंट ले लेंगे, एक को 60 डिग्री ले लेंगे एक पोल के लिए, सेकंड वाले के लिए ऑटोमेटिकली 30 डिग्री होने वाला है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, बस यही तो पता करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, अपने को पोल की हाइट पता करना है जो कि इक्वल है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी पता करना है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल्स से उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों पोल के डिस्टेंस के बारे में भी बताना है, और अपने को बेटा क्या बताना है, पोल की हाइट पता करनी है। बहुत ही आसान सा केस है, आप देखेंगे
आपको भी क्लियर होने वाला है। ओके, वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आपका मेरे को सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन चाहिए बेटा। लुक हियर, पहले तो मुझे पता चला कि एक रोड है, मैंने एक रोड ड्रॉ कर दिया, वेरी गुड। अपने को एक बात और पता है कि दो पोल अपोजिट साइड में खड़े हैं और इक्वल हाइट के हैं। मैंने एक पोल यहाँ पे ड्रॉ किया तो इक्वल हाइट पे दूसरा पोल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी हम लोग नाम नहीं लिख रहे बेटा, ये पोल हो गए, रोड हो गया। रोड की विड्थ गिवन है, रोड की विड्थ कितनी गिवन है बेटा 80 मीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। उसने बोला रोड के बीच में एक पॉइंट लेना है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, जरूरी नहीं है बीच में लेना। मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट है और दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, पोल से मैच करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को पोल से आप मैच करिए। एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोला एक तरफ से 60 है तो दूसरी तरफ से 30 है। जैसा जैसा बोला जा रहा है हम लोग करना है बेटा, नो प्रॉब्लम। आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। अपने को हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस पता करना है। अब इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। पूरी बात क्लियर है। और हम लोग एक बात मान लेते हैं, ये तो क्या है, रोड की चौड़ाई है, इसको हम लोग दे देते हैं 80 मीटर। लुक हियर, और उसने डिस्टेंस के बारे में भी पूछा है, ठीक है। तो पोल ऑफ द हाइट को अपने को दिख रहा है ए बी और ई डी, दोनों को मैं मान लेता हूं एच मान लेंगे दोनों को। चलो दोनों को अपन एच कंसीडर कर लेते हैं। यहां से मैंने एच ले लिया, इसको भी मैंने क्या ले लिया एच। और सबसे पहले ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सपोज हाइट ऑफ द इक्वल पोल्स, सपोज हाइट ऑफ द इक्वल पोल्स। जो इक्वल पोल्स की हाइट है उसको मान लेते हैं बेटा, फिगर के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। सो लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एच मीटर। आप ध्यान से फिगर को देखते रहिएगा, ठीक है। इंक फिल अप कर रहा हूं बेटा, है ना, ताकि आपको नजर आए। आप ध्यान से रीड करते रहिए क्वेश्चन तब तक, टिल आई एम फिलिंग द इंक। चलो यहां तक क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना, स्किप करना। लुक हियर, सपोज द हाइट ऑफ द इक्वल पोल्स। हाइट ऑफ द इक्वल पोल्स मतलब ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एच मीटर। मैंने फिगर में भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब अपने को डिस्टेंस के बारे में भी उसने पूछा है। अच्छा, अपने को मालूम क्या है बेटा, विड्थ ऑफ द रोड। मैं लिखता हूं विड्थ ऑफ रोड। रोड की चौड़ाई पता है जो कि बीडी है, बीडी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर। यहाँ तक बात सही है। अब उसके बाद एक डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक डिस्टेंस ले लेते हैं CD। CD को मैं मान लेता हूं x। आप किसी को भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया CD को x मान लिया। तो देखो अगर CD को मैं x मान लेता हूं तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टोटल 80 है तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप रखते हैं कि क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू क्या होने वाली है, CD को जैसे आप x सपोज करते हैं, सो BC एक्चुअल में क्या है, BC एक्चुअल में क्या है, BD माइनस CD। फिगर ध्यान से लिखते रहो, BD गिवन टू मी 80, CD की जगह x पुट अप करेंगे तो हम लोगों को सारी चीज पता चल गई। क्या, AB इक्वल टू ED दैट इज द पोल इक्वल टू h मीटर। हम लोगों ने एक डिस्टेंस को सपोज कर लिया CD को x, तो जो बचा हुआ पार्ट है BC वो हो जाने वाला है बेटा 80 माइनस x। अब अपन राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई सा भी एक ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल CED। CED को मैंने ले लिया tan 30। ध्यान से लिखते रहना बेटा, tan 30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ED अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू आपको लर्न होगी 1 अपॉन रूट 3। ED क्या है, h। ED को क्या माना, h लिखते हैं अपॉन CD को क्या कंसीडर किया, x। वैल्यू पुट अप कर दिया अपन ने। अब अगली बार क्या करते हैं, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x into 1 रूट 3h हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकलती है, रूट 3h। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड टाइम्स देखना बेटा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे साइड देखो लेफ्ट साइड ABC। इस पे मैं लेता हूं tan 60 इज इक्वल टू अगेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप देखो फिगर को देखते रहोगे, AB बेस क्या हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, रूट 3।
AB की वैल्यू को मैंने मान रखा है h अपॉन BC। BC मैंने अभी निकाला था 80 माइनस x है बेटा, सो मैंने लिखा 80 माइनस x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर देखो, इधर आ गया मैं, वहां से आप इधर आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकता हूँ, √3 हो जाएगा 80 माइनस x, √3 80 माइनस x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू h, बस ये निकल जाएगा। अब अपन काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, h की वैल्यू देखो, फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, x की वैल्यू की जगह h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा देखना, h इज इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ से, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन √3, एंड दैट आई विल कंसीडर हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लुक, h इज इक्वल टू x अपॉन √3। अब इसकी वैल्यू वहां पे पुट अप करता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट से अपने को h की वैल्यू मिल जानी है, एंड दैट इज इक्वल टू बेटा x अपॉन √3। अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया, मैंने सेट किया, है ना, मैंने एक स्टेज सेट किया। इक्वेशन आपके सामने है इन फॉर्म ऑफ द अननोन क्वांटिटी x के रूप में एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते ही x की वैल्यू मिल जानी है, x की वैल्यू मिल जानी है और h की वैल्यू भी मिल जानी है फिर, ठीक है। अब ध्यान से देखना व्हाट आई एम डूइंग हियर, देखो इसको सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा 80√3 माइनस x√3 इज इक्वल टू x अपॉन √3। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद x वाले टर्म्स को उधर ट्रांसफर करना है, कर दीजिए, ये दे देगा आपको x√3 प्लस x√3, सॉरी x अपॉन √3 प्लस x√3। इसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं, बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x प्लस और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है x√3 इंटू √3 और डिनोमिनेटर आपस में इंटू √3 अपॉन में 80√3। काफी चीजें आप समझ सकते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √3 और √3 आपस में इंटू करके बनाएंगे 3, सो ये हो जाएगा 3x अपॉन में हो जाएगा बेटा √3 और सॉल्व करो इसको, 80√3 इज इक्वल टू 3x प्लस x हो जाएगा 4x अपॉन √3 और सॉल्व करते हैं, अपने को क्या मिलने वाला है, 4x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इंटू √3 और अगेन √3 बाहर आ जाएगा बेटा, 3 बाहर आ जाएगा, 80 इंटू 3 4x। तो इस तरीके से अपने को 4x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 80 को 3 से इंटू करो 240 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है 240 अपॉन 4। सॉल्व किया क्या मिला 60, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने सॉल्व किया है, x की वैल्यू मिल गई है 60 मीटर और x क्या था बेटा, डिस्टेंस था, तो x की वैल्यू एक बार 60 मीटर मिल गई, तो h की वैल्यू निकालते हैं। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है x अपॉन √3, h की वैल्यू क्या है x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 मतलब 60 अपॉन √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं रेशनलाइजेशन के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर √3 है उसको रिमूव करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो अगेन 60√3 अपॉन में √3 into √3 दे आर मेकिंग द पेयर, सो ये पेयर बाहर हो जाएगा 3 के रूप में, सो अगेन वी कैन कैंसिल इट, आंसर मिलता है बेटा 20√3। h की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 20√3, मतलब हाइट ऑफ द पोल्स कितना हो गया 20√3। यहां तक क्लियर है, हाइट ऑफ द पोल्स कितना हो गया बेटा 20√3। दूसरी बात मेरे को डिस्टेंस भी बताना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल 20√3 हो गया, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम पोल्स, दोनों पोल्स से डिस्टेंस बताना था, तो x की वैल्यू 60 आ चुकी है, मतलब एक पोल से उसका डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, तो दूसरे पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। एक पोल से उसका डिस्टेंस x की वैल्यू आती है 60 मीटर, तो दूसरे पोल से डेफिनेटली यहां से 60 है, तो दूसरे के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, पहले वाले पोल से डिस्टेंस था x, वो अपन निकाल चुके हैं 60 मीटर, तो दूसरे वाले पोल से अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड पोल लिखेंगे बेटा, शॉर्टकट में समझते जाना, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x, मतलब 80 माइनस 60 मतलब कितना आ जाएगा 20। तो ये तो ऑटोमेटिक क्लियर है कि अगर एक पोल से डिस्टेंस अपन 60 निकाल चुके हैं, तो दूसरे के लिए 80 से माइनस करना है। तो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माय लेक्चर। क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल लेंथी था, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई कैन फील। टिल देन थैंक यू सो
so much. All the best.